कुछ नहीं है इन सवालों में। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा जितने थ्योरी मैं आपको बताऊं उस थ्योरी को ध्यान से समझना अच्छे स्तर से। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। थ्योरी जितनी मैं अच्छे से समझाऊं उतने अच्छे से आप समझिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं उन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊं उतने ही क्वेश्चन आप जाके घर पर रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, निंजा हथौड़ी स्टार्ट हो जाएंगी जो भी है। आइए भाई सविता, ओके। चलिए भाई, तो ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, उससे पहले आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो आप बताएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे सारे के सारे सर, सारे बच्चे देखेंगे। एक बार देखेंगे मेंसुरेशन, यानी कि आपका एडवांस में मेंसुरेशन, जिसे आप क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति। यहां शेप्स के बारे में आप यहां मेजरमेंट करते हैं, शेप आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। यहां किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्त? आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, आकृति। शेप के बारे में पढ़ते हैं या शेप्स के बारे में पढ़ते हैं? शेप्स का क्या करते हैं? मेजरमेंट। शेप का मेजरमेंट करते हैं या आकृतियों का मेजरमेंट करते हैं? किसका मेजरमेंट करते हैं मेरे भाई? यहां शेप्स का मेजरमेंट करते हैं, शेप का मेजरमेंट होता है। अब शेप्स का मेजरमेंट होता है मेरे भाई, शेप्स का मेजरमेंट होता है यानी आकृतियों का मेजरमेंट होता है। क्या होता है? शेप्स का मेजरमेंट होता है यानी आकृति का मेजरमेंट होता है। आकृतियों का मेजरमेंट होता है मेरे भाई, आकृतियों यानी शेप्स का मेजरमेंट होता है। आकृतियों का माप तौल होती है, यहाँ पर तौलना तो नहीं होता, मेजरमेंट ही होता है, माप होती है। यानी जब कोई आकृति है तो कैसी कैसी आकृतियां हो सकती हैं, क्या उनका एरिया हो सकता है, उनकी लंबाई क्या हो सकती है, परिधि क्या हो सकती है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। मेरा अगर आप देखेंगे मेरे भाई, मैराथन टेलीग्राम पर वो टेलीग्राम पर डाली नहीं थी क्या पीडीएफ? डलवा दिया बेटा, देख लेना, मैराथन टेलीग्राम पर है, एक और बार चेक करवा देंगे ना। चलिए भाई आइए इधर देखिए सभी लोग मेरे बच्चे। मैंने क्या कहा? मेंसुरेशन में शेप्स के मेजरमेंट का आपको क्या रहता है? पूरा रोल रहता है। अब शेप दो तरह की होती हैं, एक 2D और एक 3D। शेप्स मेरे बच्चे दो तरह की होती हैं, एक 2D होती है और एक 3D होती है। एक 2D होती है और एक आपकी क्या होती है? 3D होती है। 2D मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2D मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप होती है आपकी। 2D क्या होती है? 2 डायमेंशन आपकी शेप होती है, 2 डायमेंशनल शेप होती है। 2 डायमेंशनल आपकी शेप होती है, 2 डायमेंशनल आपकी ये शेप होती है, यानी द्विविमीय आपकी आकृति होती है। 2 डायमेंशन मतलब ऐसी शेप जो मेरे बच्चे आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बनती हैं। जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बनती हैं वो सारी की शेप आपकी 2 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। एक होता है 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप क्या होती है? इनमें मेरे बच्चे ऐसी शेप जो आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ में आपके जेड अक्ष पर भी बनती हैं। एक्स और वाई के साथ में कहां बनती हैं? जेड अक्ष पर भी बनती हैं, ये आपका जेड होता है। एक्स और वाई के साथ में जेड अक्ष पर भी बनती हैं, ये आपकी 3D शेप होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई के साथ में जो जेड अक्ष पर भी बनती है उसे आप क्या कहते हैं? 3D शेप कहते हैं। 3D है ना, 3 डायमेंशनल शेप। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया? बोलो हां ना। एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। 3 डायमेंशनल हो गया और मेरे बच्चे 2 डायमेंशनल हो गया। ऐसी आकृति जो आपकी किसी प्लेन यानी किसी समतल पर बनती है वो 2 डायमेंशनल कहलाती है। कराएंगे कमल हसन कराएंगे। ऐसी शेप जो आपकी मेरे बच्चे किसी प्लेन या समतल पर बनती है वो 2D शेप कहलाती है। अब मेरे बच्चे प्लेन में क्या होता है? एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, ये आपको पता ही पता है। अब दूसरी चीज क्या पता करनी है वो देखो आप। दूसरी चीज क्या पता करनी है? दूसरी चीज आपको ये देखनी है मेरे बच्चे, सबसे अच्छी क्या है? ठीक है, लेके आएंगे मंजीत, लेके आएंगे। यहां अगर मैंने कहा दूसरी चीज क्या है, आप ध्यान रखिएगा। मेरी भाषा में अगर मैं 2D और 3D को समझाऊं तो क्या है? मेरी भाषा में 2D शेप वो होती है जिन्हें टच करके फील किया जाता है। जिन्हें टच करके फील किया जा सकता है वो 3D होती है, और जिन्हें टच करके फील नहीं किया जाता है वो 2D होती है। जिन्हें टच करके फील नहीं किया जा सकता वो 2D होती है, जिन्हें टच करके फील किया जा सकता है वो 3D होती है। अभी समझाऊंगा कैसे। जैसे कि मैंने कहा, यहां अगर मैंने बोला ये सारी की सारी शेप क्या है? ये आपकी 2D है। जैसे कि मेरे भाई ये ट्राइंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया, ये मेरे बच्चे आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका काइट हो गया, ये आपका पॉलीगन हो गया। ये सारी की सारी 2D शेप है। सारी की सारी कैसी शेप है? 2D शेप है। ये सारी की सारी कैसी शेप है मेरे भाई? 2D शेप है। अब 2D कैसी है? जिन्हें टच करके फील नहीं किया जा सकता। मेरे भाई सबके कमेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखो, एक बार ध्यान से देखो। ये जितनी भी शेप दिखाई दे रही है ये सारी की सारी 2D शेप है। ये आपका क्या है? पॉलीगन है, ये ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, काइट है, यहां आपका पॉलीगन दिखाई दे रहा है। ये सारी की सारी क्या है? आवाज नहीं आ रही? सब कुछ प्रॉपर है भाई, सब कुछ प्रॉपर है, कहीं कोई नहीं, आवाज सब कुछ क्लियर है। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि मैंने कहा ये आपका कौन नाम है? इसका अभिजीत नाम है। अब मैंने कहा अभिजीत की यहां आंख बंद करके मैंने ऐसे करके आंखों पे हाथ रख दिया और मैंने इस शेप पर हाथ रखवाया।
क्या ये बता पाएगा कि ट्रेपेजियम है? मैंने इस शेप पर हाथ रख दिया, क्या ये बता पाएगा ये आपका पॉलीगन है, ये आपका पंचभुज है? क्या ये बता पाएगा कि आयत है? क्या बता पाएगा ये ट्रायंगल है? क्या बता पाएगा ये मेरे भाई आपका काइट है? क्या बता पाएगा कि ये सर्कल है? नहीं बता पाएगा। अगर आंख बंद कर दो तो क्या ये बता पाएगा? आप कहेंगे नहीं बता पाएगा, बोलो हाँ ना। यानी जिसे टच करके आप फील नहीं कर सकते वो 2D शेप होती है, बस सिंपल सी बात ये है मेरी भाषा में, ठीक है। अब 3D शेप क्या होती है? जिन्हें टच करके फील कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा इसके हाथ में अगर मैंने ये माउस दे दिया, तो माउस दे दिया, ये कहेगा कि कुछ तो है सर, क्यूबॉइड की शेप में है, कुछ चौड़ा भी है, लंबा भी है, ऊंचा भी है, यानी कुछ है, और ये ऐसे फील करके बता देगा कि कुछ आयत जैसी घनाभ जैसी आकृति है, क्यूबॉइड जैसी आपकी शेप है। सभी बच्चे बताओ हाँ ना, कैसी शेप है? क्यूबॉइड जैसी शेप है। क्लियर है भाई? यानी आप कहेंगे आंख बंद करके कोई कह भी दे तो भी ये हाथ से टच करके फील कर सकता है और बता सकता है ये कैसी शेप है, ये आपकी 3D शेप है। कैसी शेप है? 3D शेप है। मैंने कहा इसको अगर हाथ पकड़ के दे दिया जाए कि बताओ भाई कैसी शेप है, तो आप कहेंगे सर टच करके फील हो गया और बता दिया ये 3D शेप है। यानी आप कहेंगे टच करके अगर फील कर लो तो 3D है, और आपका क्या है? अगर टच करके फील कर लो तो मेरे भाई क्या है? 3D है। टच करके फील नहीं हो तो मेरे भाई आपका क्या है? 2D है। सबके समझ में आया तो एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई ये बताओ, सभी बच्चे बताएंगे हाँ है ना। मैंने किम सिंपल सी बात बताई। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम 2D शेप। क्या पढ़ने वाले हैं? अब 2D शेप के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? 2D शेप के अंदर हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, इसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, त्रिभुज बोल पढ़ेंगे। 2D शेप के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, चाहे वर्ग हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, काइट हो गया, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। उसके बाद हम सर्कल पढ़ेंगे, साफ सर्कल यानी कि वृत्त पढ़ेंगे, और वृत्त के बाद में हम पॉलीगन पढ़ेंगे यानी कि साथियों बहुभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुभुज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है सर? फीलिंग का खेल है, बिल्कुल मेरे भाई। एक एक चीज को ध्यान से शिद्दत से समझना, हर एक चीज को, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा? जिसे टच करके फील कर लिया जाए वो क्या है? 3D, नहीं फील किया जाए 2D। बोलो क्लियर है? अब देखो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 2D के अंदर मेरे भाई, क्या पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ट्राइंगल पढ़ेंगे। ये जो भाई साहब उछल रहे हैं, आंख मार रहे हैं, ये जो ये कह रहे हैं आंख मार दी इसने पहले ही कि सुनो मैंने कहा कुछ पढ़ाऊंगा, तो इसने मुझसे आंख मार के बोल दिया मुझे पढ़ा दो ना सबसे पहले। देखो सब तो आराम से आंख खोल के पढ़े हैं, अभी आंख क्यों मार दी इसने? आंख मार दी, बोला मुझे पढ़ाओ ना। तो सबको देखो सब आंख खोल के पढ़े हैं, लेकिन ये क्या कहता है? इसने एक साथ आंख मार दी। इसने मुझे बताया कि मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है भाई तुझे पढ़ा देंगे। देख रहे हो इसका ये पहले से ही ऐप कर रहा है, ये सबसे पहले से ही ऐप कर रहा है। सब शांति से, कोई हंस रहा है, खेल रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन ये पहले से ही ऐप कर रहा है ना। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कि हाँ भाई मेरा नंबर आएगा, ऐसे करते हैं ना। जैसे कि अगर आप देखते हैं 4-5 लोग हैं, कहीं लाइन लग रही है और सबसे पहले जिसका नंबर आता है वही नौटंकी करता है, मजा आ गया, नंबर आ गया, नंबर आ गया। तो ऐसे ही है। हाँ भाई यहां तक देखेंगे तो ये भाई साहब का नंबर है, आज इन्हीं की बारी है, यानी ट्राइंगल पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ही त्रिभुज देखेंगे, आप देख रहे हैं त्रिभुज यानी ट्राइंगल। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इसे मेरे भाई त्रिभुज बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। ट्राइंगल मतलब क्या है? त्रिभुज है सर, त्रिभुज। ट्राइंगल का मतलब क्या है? त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 साइड से क्लोज जो फिगर होता है वही त्रिभुज कहलाता है। 3 साइड से जो क्लोज फिगर होता है वही आपका त्रिभुज कहलाता है। यानी 3 साइड से जो फिगर आपका क्लोज है, बंद है, वही आपका त्रिभुज कहलाएगा, वही आपका त्रिभुज कहलाएगा। 3 साइड से क्लोज जो फिगर होता है वही आपका त्रिभुज कहलाता है, यानी वही आपका क्या कहलाता है? त्रिभुज। 3 साइड से, तो देखो 3 साइड है, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, तीनों साइड से क्लोज है तो ये त्रिभुज कहलाएगा। जहां दोनों साइड एक दूसरे से मिलती है ये वर्टेक्स कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी शीर्ष कहलाता है। शीर्ष क्या होता है? जहां दोनों भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो कितने शीर्ष हैं इसके? 1 2 और 3। इसके शीर्ष कितने हैं मेरे भाई? 3 शीर्ष हैं। इसमें शीर्ष कितने हैं? आप कहेंगे एक तो ये शीर्ष है, 1 2 और 3। वर्टेक्स कितने हैं? 3 वर्टेक्स हैं, 3 शीर्ष हैं। क्लियर है? सभी के समझ में आया? अब अगर मैंने कहा शीर्ष आपके 3 है, उसके बाद शीर्ष अगर आपके 3 है, अब ये एक दूसरे के ऊपर जितना झुकाव होता है इन लाइंस का, जिस पॉइंट पर, ये इसका एंगल कहलाता है। क्या कहलाते हैं? एंगल। ये क्या कहलाते हैं मेरे भाई? एंगल कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? एंगल। एंगल यानी कि कोण कहलाते हैं। एंगल यानी कि क्या कहलाता है? कोण कहलाता है, कोण। और एंगल भी कितने होते हैं आपको पता है? 3 एंगल होते हैं। एंगल भी ट्राइंगल के अंदर कितने होते हैं? 3 एंगल होते हैं। आंतरिक कोण ये आपके 3 होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। अगर आप कहेंगे इंटीरियर एंगल, ये क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। ये सारे के सारे क्या है? आंतरिक कोण है। आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल है। आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है मेरे भाई। अब आप कहेंगे सर यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल के बारे में इतनी चीज समझ में आई? आप कहेंगे जी सर। अब इसके 3 सीड्स हैं, मैंने कहा ये आपका ए है, अगर ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे ए के सामने की भुजा ए छोटी हो जाएगी, बी के सामने की भुजा छोटी बी हो जाएगी, और सी के सामने की भुजा छोटी सी हो जाएगी। ये आपका ट्राइंगल बनके तैयार हो गया, ये आपका ट्राइंगल बनके तैयार हो गया, ठीक है भाई। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी मेरे पापा देख रहे हैं, मेरा नाम ले लीजिए। अब देखो पापा
इस चीज के लिए काम करो, इसके 2 गाल पे मारिए आप, अगर देख रहे हैं आप तो, ये बाबू भैया नाम है इसका, इसके 2 गाल पे मारिए अगर सच में आप देख रहे हैं तो। बोलो क्यों मारने हैं? इसलिए मारने हैं कि जब इसे पता चल रहा है कि पढ़ाई चल रही है यहाँ पर, तो ये पढ़ नहीं रहा, बस ये 50 घंटे से कमेंट एक ही करे जा रहा है कि गुरुजी मेरा नाम ले लो, मेरे पापा देख रहे हैं। तो ये ज्यादा सही है या फिर जो पढ़ा रहा हूँ शिद्दत से उसे सीखना ज्यादा जरूरी है? तेरा नाम लेके हो क्या जाएगा? पहले इस पर 2 गाल पे मारो इसके, और आज के बाद ये कभी कहे नहीं, ऐसे करके मारो, इसे बिल्कुल सुधारो। डंडा तो इसके पीछे कि तुझे जब गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो तुझे पढ़ना चाहिए या फिर तुझे नाम के लिए चिल्लाना चाहिए? 4 घंटे से पूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट ही कमेंट, गुरुजी मेरा नाम ले लो, पापा देख रहे हैं, नाम ले लो, पापा देख रहे हैं। अरे पापा तुझे धुंध और देंगे, कुटाई और कर देंगे तेरी, और करनी चाहिए अभी मेरी तरफ से, और 2 मारना। नमस्कार अंकल जी, अगर आप देख रहे हैं तो 2 मारो इसके, खींच खींच के मारो, इसका पढ़ाई पे ध्यान है नहीं, नाम ले लो बस इसका। इतना अच्छे इस तरह से सारी चीजें चल रही, 5 पूरी कमेंट भर दी, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। अबे नाम बनाया है तूने, क्या नाम ले लूं तेरा? जब तुमसे कहा है मैंने कि जब पढ़ाया करूं उस समय कोई कमेंट मत किया करो, पता नहीं बेकार की कमेंट भर देते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा वो पूछो। चलो है, आपको मैं फिर बता दे रहा हूं, इतना शिद्दत से, इतना बेहतरीन तरीके से मेहनत करके आपके लिए पीपीटी बनाई जाती है, इतना कंटेंट बनाया जाता है, पूरी टीम लग रखी होती है, सारी चीजें होती हैं। जब पढ़ाने की बात होती है तो माइंड सेटअप करके पूरा शिद्दत से पढ़ाया जाता है, बीच में तुम 4-5 फुलझड़ी मार देते हो। और ये नहीं एक 2 बार कह के रह जाए, पर नहीं, 2 मिनट में भूल जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर पेपर में बैठा रही हो, नाम दिलवाता रही हो। आइए भाई इधर देखिए, मैंने क्या कहा, ट्राइंगल 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, शीर्ष इसके 3 है, भुजाएं इसकी 3 है, आंतरिक कोण 3 है, बाह्य कोण 3 है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, आपको ध्यान से समझना है। ट्राइंगल यानी ट्राइंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको देखना है। अब ट्राइंगल की आपकी प्रॉपर्टी क्या है सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझनी है। यहाँ ट्राइंगल त्रिभुज के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है आपका? एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी इसकी भुजाएं हैं। अगर मैंने कहा ये आपका ट्राइंगल है एबीसी, इसका नाम है ए, बी और सी। इसकी साइड है मेरे भाई, ये आपकी क्या है? ये आपकी साइड बी है, ये साइड आपकी ए है और ये साइड आपकी सी है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टीज ये है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, 2 छोटी छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा, यानी a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। 2 छोटी छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा, a प्लस सी इज ग्रेटर देन आपका b, फिर c प्लस बी इज ग्रेटर देन मेरे भाई a। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, यानी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए हमेशा, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए हमेशा, पहली प्रॉपर्टी है। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए हमेशा, पहली प्रॉपर्टी है। क्लियर है भाई, समझ में आया? अब दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी समझो, सेकंड प्रॉपर्टी समझो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है ये आप कहेंगे, मैंने क्या कहा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आप कहेंगे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है ये आप देखेंगे। देखो भाई सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? 2 भुजाओं का अंतर, यानी 2 बड़ी बड़ी भुजाओं का अंतर, यानी a माइनस सी इज लेस देन टू बी, या फिर a माइनस बी इज लेस देन टू सी, या फिर c माइनस आपका a माइनस सी, यहां आपका a माइनस सी इज लेस देन टू बी। कोई भी 2 भुजाओं का अंतर, c माइनस आपका क्या है? c माइनस आपका b लेस देन टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से आपका छोटा होगा और 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए, इन चीजों को दिमाग में रखो सारे के सारे बच्चे। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा। ये आपकी 2 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, अब आप कहेंगे सर देखो सवाल देखो, अब मैंने कहा क्वेश्चन सबसे पहले ये देखा है और ध्यान से देखें क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला गया, ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला है कि 2 भुजाओं का योगफल, ट्राइंगल है, ट्राइंगल यानी कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है, ट्राइंगल की 3 साइड है, एक है आपकी 7, एक है 5 और एक है x। तो x का मान होगा, x का मान किस किस के बीच में होगा? x का मान किस किस के बीच में होगा? किस किस के बीच में होगा? किस किस के बीच में होगा, यानी x का मान कहां से कहां तक हो सकता है ये आप बताओ। x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 3 भुजाएं हैं, एक 7 है, एक 5 है और एक x है, और ये किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं। ये क्या है? भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब x का मान किन किन के बीच में हो सकता है? तो आपको पता है 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा, यानी 7 + 5 बड़ा होगा x से, यानी 7 और 5 12, यानी x का मान 12 से छोटा होगा पहली प्रॉपर्टी के अनुसार। x का मान 12 से छोटा हो सकता है पहली प्रॉपर्टी के अनुसार। दूसरा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा, यानी कि आप कहेंगे यहां 2 जो है आपका x से छोटा होगा, यानी x जो है 2 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, यानी x का मान 2 और 12 के बीच में होगा। x का मान क्या होगा? x जो है बड़ा होगा, x मेरे बच्चे 2 से तो बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, यानी x का मान किस किस के बीच में होगा? x का मान 2 और 12 के बीच में होगा, 2 और 12 के बीच में होगा मेरे बच्चे x और मान, x का मान 2 और 12 के बीच में होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है?
क्योंकि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा, दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा, यानी x का मान यहां पर 12 से छोटा होगा, यहां x का मान 2 से बड़ा होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके सामने है, यानी 2 और 12 के बीच में होगा, 2 और 12 के बीच में होगा। सारे के सारे बच्चे बताएंगे 2 से 11 तक नहीं होगा मेरे भाई, 2.1 भी हो सकता है, 2 और 12 के बीच में होगा, 2 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो सकता है, 12 से थोड़ा सा भी कम हो सकता है, 2 और 12 के बीच में होगा, बस ध्यान रखना है। क्या होगा, 2 और 12 के बीच में होगा, बस इतना ध्यान रखना है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? सोहन, शर्मा, बिल्लू, निशांत, सभी के समझ में आया? एक बार हाँ या ना करें। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी के अनुसार ये सवाल कर लेंगे, आप बताइए हाँ या ना। सभी बच्चे बताएंगे ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब बेसिक प्रॉपर्टी आपके समझ में आई। अब दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है आपके देखेंगे। सबसे पहले ये होगा क्या, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा। अब मेरे बच्चे आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद ये देखें टाइप ऑफ ट्राइंगल। क्या देखेंगे सर? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार देखिए आप, ट्राइंगल के प्रकार। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किस किस टाइप के ट्राइंगल होते हैं, कौन कौन से प्रकार के आपके ट्राइंगल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैंने बेसिक प्रॉपर्टी सीख ली। अब एक ही त्रिभुज थोड़ी होता है, त्रिभुज तो कई तरीके के होते हैं। तो त्रिभुज दो आधार पर हम बांटते हैं। कितने आधार पर बांटते हैं बेटा? दो आधार पर हम त्रिभुजों को बांटते हैं, दो आधार पर। पहला आधार क्या होता है? एंगल के आधार पर। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाई एंगल। एंगल के आधार पर कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ ट्राइंगल बाई एंगल, एंगल के आधार पर। और मेरे बच्चे साइड्स के आधार पर, दो आधार पर हम बांटते हैं, एक तो साइड्स के आधार पर और मेरे बच्चे एक एंगल के आधार पर। चलो, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ, अवरोही होता है घटता हुआ। आरोही मतलब असेंडिंग और आपका अवरोही मतलब डिसेंडिंग। ठीक है भाई। चलिए भाई, अब सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल, यानी सबसे पहले होता है कौन सा? एंगल के आधार पर न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज सबसे पहला कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो, यह आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक मेरे भाई, प्रत्येक मेरे बच्चे एंगल का जो वैल्यू है वो आपकी 90 से छोटा होगा। क्या होगा? 90 से छोटा होगा। क्लियर है भाई? सभी के समझ में आया? हाँ या ना? आप कहेंगे जी सर। ऐसा ट्राइंगल जिसके प्रत्येक एंगल का मान 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल होगा। दूसरा होगा आपका क्या? राइट एंगल, जिसे आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। जिसे आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण, मेरे भाई एक कोण, एक कोण आपका 90 डिग्री होगा। एक कोण, एक कोण अगर 90 होगा, एक कोण, प्रत्येक कोण नहीं केवल एक कोण। आप कहेंगे एक कोण जो वन एंगल है, एक कोण जो होगा उसमें से एक कोई भी एंगल। आप कहेंगे मैंने कहा किसी ट्राइंगल में 3 एंगल है। जैसे यहां एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, यहां एक अल्फा है, जैसे मैंने कहा ये थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो आप कहेंगे एक कोण तो आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। या फिर ये कहें कि इसको छोड़कर शेष बचे हुए दो कोण हैं, अल्फा प्लस बीटा, उनका योगफल भी 90 होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं एक कोण 90 होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि मेरे भाई, या फिर ये बोल सकते हैं कि शेष दो कोणों का योगफल कितना है? 90 डिग्री। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, बेसिक से ही सर जी, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, OBTSU TUSE, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अब साथियों, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा आपका त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक एंगल कितना होता है? एक एंगल का मान कितना होता है? एक एंगल का मान आपका 180, आपका 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। क्या ये बात क्लियर है? ये टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या है? थीटा बराबर एक कोण 90 या शेष दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। अब ये हो गया मेरे भाई एंगल के आधार पर। अब साइड्स के आधार पर देखो, सबसे पहले होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे आप बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ऑल साइड आर इक्वल। क्या है? इक्वल लेंथ होती है इनकी साइड की, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इनमें सभी भुजाएं क्या है? बराबर। बोलो क्लियर है? दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु, यानी जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ भाई, कितना होता है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये भुजाएं जिसके साथ में एंगल बना रही हैं दोनों, ये दो कोण भी बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो कोण बराबर होते हैं। लास्ट में होता है स्केलन ट्राइंगल। क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और ये विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। अ ट्राइंगल विद ऑल डिफरेंट लेंथ साइड, यानी जिसके सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। जिसके सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है वो क्या कहलाता है? वो मेरे भाई आपका क्या कहलाता है? यहां आपको दिखाई दे रहा है, सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका मेरे भाई कहलाता है स्केलन ट्राइंगल, यानी स्केलन ट्राइंगल। दो भुजा बराबर आइसोसेलेस कहलाएगा, सभी भुजाएं अलग अलग तो मेरे भाई आपका विषम बाहु, सभी भुजाएं बराबर तो समबाहु। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। रोबर्ट कह रहा है कि भैया लाइव है क्या? मैंने कहा हाँ भाई लाइव है, बिल्कुल लाइव है भाई। सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना।
सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। रॉबर्ट आ गया भाई, चलिए भाई आ गया। अब इसके अंदर एक और होता है, आप कहेंगे सर यहां तक समझ में आया, राइट एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद में मेरे भाई अब आपकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको मैंने बोला समबाहु त्रिभुज, क्या बोला मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज। अब जो ये समबाहु त्रिभुज है कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये आपको देखना है। समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी भुजाएं क्या होती हैं, सबसे पहले पता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। बोलो है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये आपको पता है। अब जब ये समबाहु त्रिभुज होता है, इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, इसकी मेरे बच्चे माध्यिका, माध्यिका क्या कहते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, माध्यिका। अभिलंब, माध्यिका अविलंब लंब केंद्र, ये एक ही भुजा होती है। क्या होती है, एक ही भुजा होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, यहां कोई जरूरत नहीं। अब मैंने कहा कि अगर इस समबाहु त्रिभुज में एक काम कर सकते हैं कि अगर इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, क्या डालेंगे, लंब यानी 90 डिग्री का एंगल डालेंगे, तो ये दो बराबर पार्टों में काटती है, दो बराबर हिस्सों में काटती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के अगर मध्य बिंदु को मिलाओगे तो समकोण बनाएगी, आइए कहेंगे शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में काटेगी। क्या ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आई। अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे इसका एरिया। इसके अंदर मैंने कहा ये आपका क्या है, एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया मतलब जो भी एरिया इसने कवर कर रखा है, ये आपका देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया जो कवर कर रखा है इसने, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपको बतानी। तो जो ये एरिया की वैल्यू होती है हमेशा ध्यान रखना, √3/4 ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, ए है साइड ऑफ ट्राइंगल। ए क्या है मेरे भाई, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड है, ए क्या है, साइड की लेंथ है, ए क्या है मेरे भाई, साइड की लेंथ है। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे। अब मैंने क्या कहा, इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। जैसे कि मैंने कहा यहां से मैं चक्कर लगाने पहुंचा, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चली, मैंने कहा यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, तो एक चक्कर पूरा लगाने में कितनी डिस्टेंस मैंने कवर करी, वही आपका क्या होगा, परिमाप। यानी परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योगफल, यानी 3 इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 इंटू ए हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू ए हो जाएगा। यहीं अगर मैं बात कर लेता हूं, एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, सर इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी सर हाइट क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी सर, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी हाइट यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो सारे के सारे बच्चे देखेंगे इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, वो इसकी हाइट क्या निकल के आएगी मेरे भाई, इसकी हाइट क्या निकल के आएगी, जो हाइट अगर निकल के आएगी इसकी, वो निकल के आएगी मेरे भाई क्या, हाइट मतलब एच जो निकल के आएगा, एच, एच बराबर क्या आएगा, √3/2, √3/2 इंटू ए, यानी √3/2 ए हो जाएगी। इसकी जो हाइट निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, √3/2 ए होती है। हाइट क्या होती है मेरे भाई, √3/2 ए होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई मेरे भाई √3/2 ए, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, पैरामीटर परिमाप होता है ए। तो सबसे पहले ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई अगर बात करेंगे, ऊंचाई कितनी है, ये है। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल ये है। परिमाप कितना है इसका, परिमाप ये है। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक समझ में आया नहीं आया। एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है। देखो इसमें जितने ज्यादा रिजल्ट याद रखेंगे उतना ही बेहतर हो पाएगा। अब सर एक और चीज और होती है इसके अंदर, जैसे क्या है, जैसे कि मेरे भाई आपका राइट एंगल ट्राइंगल था, जैसे कि क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें एक अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या और होती है, जैसे कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या कहा, एक अंदर क्या ऐसा कोई वृत्त बनाया जा सकता है जिससे सभी साइड की आपकी डिस्टेंस बराबर हो। तो मैंने इसके अंदर एक ऐसा वृत्त बनाया जो सभी साइड को टच कर रहा है, सभी साइड को क्या कर रहा है, टच। जो ये टच कर रहा है यही मेरे भाई अंतःवृत्त हो गया। क्या हो गया, अंतःवृत्त। इसे इन सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सर्कल। और इन सर्कल का जो सेंटर है यहां से यहां तक की जो रेडियस, इसे आप रेडियस बोलेंगे, क्या है, रेडियस। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है, इन सर्कल की रेडियस क्या हो जाती है, a/2√3 हो जाती है। क्या हो जाती है, a/2√3। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है, a/2√3 हो जाती है। एक होता है परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है, क्या मैं ऐसा कोई सर्कल बना सकता हूं जो इसके शीर्षों से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है सर, शीर्षों से होकर गुजरता है। तो मैंने बना दिया भाई, ये वाला जो सर्कल है ये परिवृत्त कहलाता है। ये वाला सर्कल क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है, यानी आपके शीर्षों से होकर गुजरता है, ये आपका परिवृत्त कहलाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल बोलते हैं। सरकम सरकम सर्कल, ये आपका सरकम सर्कल कहलाता है। और इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होती है, इसकी रेडियस क्या होती है, कैपिटल आर, रेडियस बराबर क्या होती है, a/√3 होता है। क्या होता है, a/√3। कैपिटल आर बराबर a/√3 होता है और स्मॉल आर बराबर मेरे भाई आपका a/2√3 होता है। ध्यान से देखना, कैपिटल आर बराबर क्या होता है, a/√3 और स्मॉल आर बराबर a/2√3 होता है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
सारे बच्चे बताओ, इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन है अभी, और सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। इसका परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा की लंबाई। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 इंटू साइड। एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2 √3। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3। बस इतना आपको दिमाग में डेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का होना चाहिए। अगर ये चीजें दिमाग में हैं आपके, तो कैसा भी सवाल आए उड़ा देंगे, कैसा भी सवाल आए उड़ा देंगे। अब आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए भाई, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की भुजा बताइए। अब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, बराबर क्या है, 4√3 है। तो आप कहेंगे सर यहां काटेंगे तो कटेगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर 16। तो ए बराबर कितना है, 4। ए बराबर कितना है, 4 है। ए बराबर कितना है, 4 है। ए बराबर 4 है। साइड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार हाँ या ना बताएंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलिए भाई, सारे बच्चे बताएंगे, बोलिए भाई। बताइए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक कोई भी तकलीफ तो नहीं है आपको, कहीं भी कोई समस्या तो नहीं है? फटाफट से बताएंगे। सभी के समझ में आया, क्लियर हो गया क्या? हो जाएंगे मोतीलाल राव, इनामुल शेख, प्रशांत ठाकुर, आकाश भामरे, जो भी है। आगे भाई, हमने क्या कहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, ए बराबर कितना आएगा, 16, 4 आएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 है, तो क्षेत्रफल आप बताना है क्या होगा। ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल बताइए क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल बताएंगे क्या होगा। आप लोग खुद बताएंगे आंसर क्या आएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप आंसर तुरंत बता सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार यश और नो करेंगे, सबके समझ में आया? यहां तक की कहानी सभी के समझ में आई, बोलो यश और नो। सभी का समझ में आया जी? सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जी किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब ऊंचाई क्या होती है ये बताओ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, √3/2 इंटू साइड ए, बराबर कितना है, 15। तो मेरे भाई अगर ये 15 को काटूंगा, √3 से कटेगा, 5 √3 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 5 √3। ए बराबर कितना आएगा, ये एक दो उधर गुना हो जाएगा, तो 10 √3 आ जाएगा। अगर साइड 10 √3 आ गई तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है मेरे भाई √3/4 ए स्क्वायर। आप कहेंगे सर क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर 10 √3 का होल स्क्वायर। तो 100 या 300, और 300 का मतलब कितना हो गया, 75 दूनी 150, यानी 75 √3 आएगा। कितना आएगा, 75 √3 आएगा। सी फॉर चेन्नई 75 √3 आएगा। सी फॉर चेन्नई यानी 75 √3 आएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार हाँ या ना करेंगे। मेरे दोस्त सभी के सभी बच्चे बताएंगे आंसर कितना आएगा, 75 √3 आएगा, 75 √3। पृथ्वीराज शाही समझ में आया? एक बार यश और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? पृथ्वीराज शाही, बात तुम्हारी समझ में आई, क्लियर है? चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से बताएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई बी है। आप कहेंगे क्षेत्रफल ए है, ऊंचाई बी है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए एंड द हाइट इज बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू बतानी है। तो आप कहेंगे सर हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट है मेरे भाई बी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे इसकी जगह हो सकता है √3/2 साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ ए है तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका किसकी साइड स्क्वायर नहीं है, तो √3/2 इंटू साइड हो जाएगा, इंटू साइड। अब आप कहेंगे इसका होल स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर। ए क्या है, एरिया, तो एरिया क्या है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर काटिए, और मेरे भाई देखिए आंसर क्या आएगा, यहां हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, अपॉन क्या है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आप कहेंगे काट दो, मैंने कहा ठीक है कटवा लो। आप कहेंगे √3 से √3 खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 4 खत्म हो गया, साइड स्क्वायर से एक बार, साइड स्क्वायर से √3 बार। तो आंसर क्या आएगा, √3 रेशियो बनाएगा। आंसर क्या आएगा मेरे भाई, आपका रेशियो क्या आएगा,
हमें चाहिए सर क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए, √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां आपका √3 ऊपर बचा है, साइड स्क्वायर, तो आपके समझ में आएगा, आपके समझ में आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, कितना आएगा, √3/1, यानी आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। भर दीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए, अच्छी जॉब है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो है अच्छी आपकी जॉब है, तो एक बार भर सकते हैं, बढ़िया है। यहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप भर सकते हैं, आप ठीक है, आप भर सकते हैं मेरे भाई। चलिए, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। सभी के समझ में आया? एक बार हाँ या ना करेंगे सारे के सारे बच्चे। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्या ये बात